नमस्कार, मैं हूं सरिता चौधरी। राजस्थान सरकार व वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है, आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करती हूं। बच्चों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जिसमें हम लोग पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। और इससे पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं, वायु प्रदूषण क्या होता है और मृदा प्रदूषण क्या होता है। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि जल प्रदूषण क्या होता है और उसके साथ साथ ही जानेंगे कि रेडियो एक्टिव प्रदूषण और पॉलीथीन प्रदूषण क्या होता है, किस प्रकार से मनुष्य की विभिन्न गतिविधियों पर ये प्रभाव डालते हैं और इनको नियंत्रित किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले अध्ययन करते हैं जल प्रदूषण के बारे में। यानी जल के अंतर्गत जब तरल या ठोस, कार्बनिक, अकार्बनिक विभिन्न प्रकार के तत्व विलीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वह स्थिति जल प्रदूषण की स्थिति कहलाती है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जल में जब ठोस, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ, रेडियो एक्टिव तत्व, उद्योगों का कचरा और सीवेज से निकला हुआ जब गंदा पानी जल में विलीन हो जाता है, तो वह स्थिति जल प्रदूषण की स्थिति कहलाती है। नोट कर ले बच्चों। तो जल प्रदूषण के अनेक प्रमुख कारण हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे उद्योगों से निकला हुआ कचरा। उद्योगों से जो कचरा निकलता है या जो पानी निकलता है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से मरकरी, केडियम, लेड अपने साथ बहाकर लाता है और यह जब नदियों में, नालों में विलीन हो जाता है, तो नदी नालों में मरकरी और केडियम तथा लेड के तत्व विलीन कर देता है, जिसके कारण जल प्रदूषित हो जाता है। इसी प्रकार से सीवेज से, यानी जो मलजल निकलता है, वह भी अनेक विषैले, विषाक्त तत्व साथ में लेकर आता है, जिसमें यूरिया और यूरिक एसिड मुख्य रूप से होते हैं और ये बहते हुए जल के अंतर्गत विलीन हो जाते हैं और जल को प्रदूषित कर देते हैं। इसी प्रकार से खेती किसानी के कार्य के अंतर्गत खेतों में विभिन्न प्रकार के उर्वरक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें नाइट्रेट और फास्फेट का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, जो कि लवण और अम्ल के लिए उत्तरदायी होते हैं और ये वातावरण में अवस्थित हो जाते हैं। और जब वर्षा होती है, बारिश होती है, तब यह बारिश के पानी के साथ मिलकर जल को प्रदूषित कर देते हैं। इसी प्रकार से जब कुओं से पेट्रोल निकाला जाता है, तो वह समुद्र में मिलकर समुद्र के पानी को प्रदूषित कर देता है, तो यह भी जल को प्रदूषित करने का एक प्रमुख कार्य है। कीटनाशक रसायनों का छिड़काव जब फसलों पर किया जाता है, तो वह भी जल को प्रदूषित करता है। इस प्रकार से हमने जाना कि अनेक ऐसे मुख्य कारण हैं जो जल को प्रदूषित करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इन जल के प्रदूषकों का प्रभाव क्या क्या है। मैंने यहाँ टेबल ली है, जिसके अंतर्गत बताना चाहा है कि जल प्रदूषण के प्रमुख प्रभाव क्या है, जिसमें इस तरफ जल के प्रमुख प्रदूषक लिए हैं और इस तरफ उनके प्रभाव हैं। आप भी इसे इस प्रकार से नोट कर लें। और बच्चों, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत बार प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रदूषक है आर्सेनिक। आर्सेनिक जल के अंतर्गत मिलकर कैंसर, ब्लैक फुट जैसे रोगों की उत्पत्ति का कारक बनता है। ब्लैक फुट के अंतर्गत चमड़ी तथा हृदय संबंधी और फेफड़ों संबंधी रोग होते हैं और यह मुख्य रूप से पशुओं में होता है। इसी प्रकार से केडियम उच्च रक्तचाप, जिसे कहते हैं हाई बीपी होना, रक्त कणिकाओं का क्षय होना, जिसे कहते हैं प्लेटलेट्स कम होना, मिचली आना, दस्त होना व हृदय रोगों को उत्पत्ति का प्रमुख कारण बनता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है सीसा। सीसे के कारण कैंसर, एनीमिया यानी रक्त की कमी हो जाती है। उग्र शरीर विष, तंत्रिका तंत्र पर कुप्रभाव पड़ता है, सोचने, समझने और विचार करने की क्षमता नहीं हो पाती है। गर्भवती महिलाओं पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है और उनके आने वाली संतति कमजोर होती है या बीमारीग्रस्त होती है। इसी प्रकार से पारा एक अत्यधिक विषैला पदार्थ का निर्माण करता है, जो मस्तिष्क पर कुप्रभाव डालता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर भी यह कुप्रभाव डालता है। नेक्स्ट है क्रोमियम। क्रोमियम से चर्म रोग होते हैं, यानी चमड़ी संबंधी रोग होते हैं, स्किन की एलर्जी होने लगती है, खुजली होने लगती है और कैंसर जैसे रोगों के लिए भी मुख्य रूप से उत्तरदायी है। नेक्स्ट है सिलेनियम, जिससे बालों का झड़ना, त्वचा संबंधी रोगों का होना होता है। नेक्स्ट है मल जल, यानी सीवेज जल, जो पानी में मिलकर कुपोषण, पैचिस, आंत्र रोग, डायरिया आदि प्रमुख रोगों का
कारण बनता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि जल के विभिन्न प्रदूषक क्या क्या प्रभाव डालते हैं। बच्चों, आप लोगों के लिए लिखा गया है, इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरह से जल के अंतर्गत अनेक जो घातक रसायन मिल जाते हैं और वे अपने जहरीले प्रभाव छोड़ते हैं। जब जल मनुष्य और इन जीव जंतुओं के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो इन जीव जंतुओं पर और मनुष्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं और इस दूषित जल को ग्रहण करने के कारण अनेक बीमारियां हो जाती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है। इसी प्रकार से औद्योगिक प्रक्रियाओं के द्वारा जो रासायनिक विषैले पदार्थ छोड़े जाते हैं उस विषैले जल को ग्रहण करने के कारण मनुष्यों में शारीरिक विकार उत्पन्न होते हैं और जल में रहने वाली मछलियां और जीव जंतु मर जाते हैं। प्रदूषित जल से जब खेतों में सिंचाई की जाती है और वह जब पेड़ पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है और वे पेड़ पौधे जब मनुष्य के द्वारा उपभोग किए जाते हैं या ग्रहण किए जाते हैं तो इसके कारण मनुष्यों में अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। इसी प्रकार से इन पेड़ पौधों की घास वगैरह या इनका चारा जब पशुओं के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो पशुओं में भी अनेक प्रकार की विकृतियां व बीमारियां होती हैं। जब जलयान या पेट्रोलियम जो टैंकर है वह दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण लीकेज हो जाते हैं और यह पेट्रोल जब समुद्र में मिल जाता है तो उसके कारण समुद्री मछलियां उसे ग्रहण कर लेती हैं, जीव जंतु और वनस्पतियों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और मनुष्य के द्वारा भी जब उसे लंबे समय तक उपयोग किया जाता है नहाने धोने या खाना बनाने संबंधी अन्य किसी भी कार्य में, तो विभिन्न त्वचा संबंधी और शारीरिक रोग हो जाते हैं और जीव जंतुओं की इसके द्वारा मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से अनेक प्रभाव होते हैं जल प्रदूषण के। तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं जल प्रदूषण को रोकने के उपायों के बारे में। सबसे पहले आवश्यक है कि जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग मनुष्य के द्वारा अत्यधिक संख्या में किया जा रहा है उसे नियंत्रित किया जाए और उसके स्थान पर कार्बनिक खादों का प्रयोग किया जाए। रासायनिक अधिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है कॉस्मेटिक सामग्री के अंतर्गत शैम्पू साबुन जो नहाते समय हम लोग उसे यूज़ करते हैं और वह बहकर गंदे पानी के साथ मिल जाता है और वह गंदा पानी धीरे धीरे हमारे जो जल के स्रोत हैं उनमें मिल जाता है। तो आवश्यक क्या है, अधिक रासायनिक युक्त साबुन और शैम्पू का प्रयोग नहीं किया जाए, इनके प्रयोग को कम किया जाए। उद्योगों से जो निकलने वाला कचरा है उसका निस्तारण इस रूप में किया जाए कि वह गंदा कचरा गंदा नाला बहकर जल के स्रोतों में नहीं मिले और ये कार्बनिक अकार्बनिक तत्व जल में पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिए जाए। इसी प्रकार से रेडियो एक्टिव पदार्थ और अस्पतालों व रासायनिक प्रयोगशालों से जो कचरा है निकलता है उसका निस्तारण यत्र तत्र नहीं कर दिया जाए, अपितु उसे ज़मीन में गाड़ दिया जाए ताकि थोड़े समय पश्चात जब वर्षा होती है या किसी जल के माध्यम से ये बहकर जब ये जल के स्रोतों तक पहुंचते हैं तो मनुष्य को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार के कारगर उपाय अपनाने से जल प्रदूषण को कुछ हद तक रोका जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग अध्ययन करते हैं रेडियो एक्टिव प्रदूषण। जब नाभिकीय भट्टियों नाभिकीय परीक्षणों और युद्ध के अंतर्गत नाभिकीय बमों का प्रयोग करने के कारण जो विकिरण निकलते हैं जिन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं और ये विकिरण हमारे वायुमंडल में सर्वत्र व्याप्त हो जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं, जो जल को वायु को और मृदा को तीनों को ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसी स्थिति रेडियो एक्टिव प्रदूषण की स्थिति कहलाती है। तो हम लोग देख सकते हैं कि नाभिकीय भट्टियों युद्ध में प्रयोग हो रहे नाभिकीय बमों नाभिकीय परीक्षणों के द्वारा जो हानिकारक रेडियो तत्व निकलकर वातावरण में विस्तृत हो जाते हैं और वायु जल मृदा को हानि पहुंचाते हैं तो यह क्रिया रेडियो एक्टिव प्रदूषण की क्रिया कहलाती है। अब इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि इसके प्रभावों को जाना जाए, तभी हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं, इसे अधिक समझ सकते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थों का जो वातावरण में इतनी अधिक मात्रा में मिल जाता है और इनके द्वारा बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित की जाती है और जो ये ऊर्जा उत्सर्जित की जाती है उससे मानव पशु पक्षी और पौधों की कोशिकाओं के बनने में व्यवधान उत्पन्न होता है और जो निर्मित कोशिकाएं हैं वे शैने शैने नष्ट होने लगती हैं। यानी व्यक्ति वनस्पति और जीव जंतुओं के विकास पर सीधा सीधा प्रभाव डालते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। यानी ये
इसके द्वारा उत्सर्जित जो ऊर्जा है वह पौधों की कोशिकाओं को, जानवरों को और मनुष्य की कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है, जिससे विकास अवरुद्ध होता है। जो रेडियोधर्मी प्रदूषण है उसके द्वारा ट्यूमर, कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं, याददाश्त में कमी आना जैसे रोग हो जाते हैं, असमय बाल सफ़ेद हो जाते हैं और जो संतति है उसकी लंबाई भी कम होती जा रही है रेडियो एक्टिव प्रदूषणों के कारण। इसी प्रकार से जो नाभिकीय विस्फोट हैं वे नदियों में या समुद्रों में की जाते हैं, जिसके कारण नदियों और समुद्रों का जो जल जीव जंतुओं के द्वारा और मनुष्य के द्वारा उपभोग किया जाता है, जिससे समुद्री जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं उनके द्वारा भी जल, वायु व मृदा प्रदूषण की भांति मनुष्य व जनजीवन को तथा प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो इस प्रदूषण की तरफ भी ध्यान देकर इसे नियंत्रित किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट हम लोग अध्ययन करते हैं पॉलीथीन प्रदूषण, यानी पॉलीथीन के द्वारा फैलाया जाने वाला प्रदूषण। पॉलीथीन कम मूल्य की, सहज रूप से उपलब्ध तथा उपयोगी वस्तु है, जिसके कारण इसका प्रयोग लगातार बढ़ रहा है तथा इसकी बढ़ती लोकप्रियता व इसके प्रयोग में वृद्धि के कारण हमारे समाज को और पर्यावरण को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रमुख रूप से इसका कारण जो उत्तरदायी देखें तो वो यह है कि पॉलीथीन का अपघटन आसानी से नहीं होता। लंबे समय तक ये प्रयोग के पश्चात गांव या शहरों में या दूर दराज के इलाकों में भी हमें उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ भी ये प्रयोग के पश्चात पड़ी हमें मिल जाएगी। तो अपघटन न होने की स्थिति के कारण भी हम इसका लगातार प्रयोग कर रहे हैं, इसके कारण यह हमारे सम्मुख एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। आइए हम लोग जानते हैं कि पॉलीथीन से उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्याएं क्या हैं। जो प्लास्टिक का थैला होता है या जो पॉलीथीन होती है वह मुख्यतः जाइलिन, एथिलीन ऑक्साइड व बेंजीन से बनी होती है। ये सभी जो टॉक्सिक हैं वह मानव स्वास्थ्य के लिए घातक हैं। इस प्रकार से पॉलीथीन का प्रयोग मनुष्य के लिए घातक है। और पॉलीथीन तथा प्लास्टिक में रखी हुई जो वस्तु है जिसका प्रयोग व्यक्ति करता है तो वह जाइलिन, एथिलीन ऑक्साइड व बेंजीन का प्रयोग करता है, जो मनुष्य के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। इसी प्रकार से जब भूमि पर लगातार प्रयोग के पश्चात ये जो प्लास्टिक इकट्ठा हो जाता है वह एक परत का निर्माण कर लेता है, जिससे बारिश होती है तो बाढ़ जैसी स्थितियां भी इसके कारण बन जाती है। और जो मृदा है वह बारिश का अवशोषण सही प्रकार से नहीं कर पाती। यह पॉलीथीन लंबे समय तक विच्छेदित नहीं हो पाती। इसके परिणाम स्वरूप जमीन पर पेड़ पौधे नहीं उग पाते, यानी मृदा की उर्वरक क्षमता भी कमजोर होने लगती है। पॉलीथीन में प्रयोग के पश्चात हम लोग खाद्य सामग्री इधर उधर फेंक देते हैं, या जो बेकार सामग्री है उसे इधर उधर फेंक देते हैं। उस सामग्री को आवारा पशु, गाय, बंदर या अन्य कोई जीव जंतु खा लेते हैं। खाने के पश्चात वे मर जाते हैं। इसी प्रकार के ये पॉलीथीन काम में लेने के पश्चात जब समुद्र में पहुंचती है तो उस विषाक्त भोजन का जब मछलियों के द्वारा या समुद्री जीव जंतुओं के द्वारा भक्षण कर लिया जाता है, ये खा ली जाती है, तो उसके कारण समुद्री जीव जंतु भी मर जाते हैं, जैसे मछलियाँ, डॉल्फिन, कछुए व अन्य समुद्री जीव। इसी प्रकार से पॉलीथीन थैली या जो प्लास्टिक की थैली है वह जलाने से जहरीली गैसों का उत्सर्जन होता है, जो भी वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। पॉलीथीन का अपघटन आसानी से नहीं होता। माना जाता है कि पॉलीथीन का अपघटन लगभग 400 वर्षों में होता है। इस तरह से पॉलीथीन जल, वायु और भूमि तीनों को ही प्रदूषित करती है। तो बच्चों, हम लोगों ने जाना पॉलीथीन प्रदूषण के बारे में, तो इसको रोकने के प्रमुख उपाय क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखो, पॉलीथीन का प्रयोग हम सभी करते हैं और हमें इसका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। अपरिहार्य या अत्यंत आवश्यक होने पर ही करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बाजार जाते समय थैला, जो कपड़े का थैला है वह साथ लेकर जाना चाहिए, ताकि जो बार बार दुकानदार हम लोगों को छोटी छोटी थैलियों में सामान देते हैं उसे हम इकट्ठे भरकर अपने थैले के अंतर्गत ला सकें। तो पॉलीथीन की जगह हमें कपड़े का थैला प्रयोग करना चाहिए। शादी समारोह वगैरह के अंतर्गत प्लास्टिक या
पॉलीथीन से निर्मित सामग्री का प्रयोग करते हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उनकी जगह हमें पातल दोने तथा मिट्टी के जो कुल्हड़ हैं उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। और अत्यंत आवश्यक होने पर ही हमें पानी की बोतल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह जो प्लास्टिक की बोतल के अंतर्गत जो बंद पानी होता है वह हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। इस प्रकार से जब पॉलीथीन का हम कोई सामग्री प्रयोग करते हैं और प्रयोग के पश्चात पॉलीथीन के अंतर्गत बांधकर फेंक देते हैं तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अपरिहार्य या अत्यंत आवश्यक होने पर ही हमें पॉलीथीन में सामान बांधकर फेंकना चाहिए, और फेंकना ऐसी जगह पर चाहिए जहां से उसका रिसाइकलिंग हो सके, पुनर्चक्रण के द्वारा उसे पुनः प्रयोग योग्य बनाया जा सके। तो आवश्यकता क्या करें इस बात की है कि हम सभी जागरूक होकर पॉलीथीन का प्रयोग कम करें और पॉलीथीन तथा प्लास्टिक से बने हुए जो भी वस्तुएं हैं उनका प्रयोग करें और उनकी जगह वैकल्पिक जो वस्तुएं हैं उनका प्रयोग करें ताकि पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत योगदान दे सके। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण और पॉलीथीन के द्वारा किया जाने वाला प्रदूषण के बारे में जाना। सबसे अधिक कारगर उपाय इन सब के लिए यह हो सकता है कि हम सभी को प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए और प्रकृति का जिस रफ्तार से हम दोहन कर रहे हैं उसी प्रकार से पल्लवित और पोषित हमें प्रकृति को करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमें जागरूक रहकर प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए और अपने आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जब हम किसी को उपहार देते हैं तो उस उपहार के रूप में कोई नन्हा पौधा दें और सामने वाले व्यक्ति से उससे संरक्षण का वादा लें। हमें अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाने चाहिए और उन वृक्षों का संरक्षण करना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।